कर रहे हैं। तो हेडिंग डाल लो तुम लोग, सरफेस केमिस्ट्री। ये पूरा चैप्टर जो है थ्योरेटिकल चैप्टर है, ठीक है। तो इसको आराम से समझना, आसानी से। इसमें एनसीईआरटी का तुम लोग को जरूरत पड़ेगा, एनसीईआरटी का थ्योरी एक बार अच्छे से करना होगा, ठीक है। तो इसलिए एक बार इसमें एनसीईआरटी देख लेना। एनसीईआरटी है ना सबके पास? यस सर। चलो, सरफेस केमिस्ट्री, ठीक है। यहाँ पे देखो, नाम से ही पता चल रहा होगा, सरफेस केमिस्ट्री मतलब यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं सरफेस के ऊपर, किसी भी मटेरियल के सरफेस से जो प्रॉपर्टीज रिलेटेड होंगे उनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। मतलब फेनोमेनन ऑकरिंग एट द सरफेस हम लोग बोल सकते हैं इसको। हेलो हेलो यस सर। हेलो, यस सर। आ रहा है ना आवाज? तो इस यस चैप्टर यस में सर। मेनली हम लोग डील करने वाले हैं वैसे फेनोमेनन्स के बारे में, या वैसे प्रॉपर्टीज के बारे में जो कि सरफेस पे आकर करते हैं, ठीक है, एट द सरफेस। अब ये सरफेस पे आकर करने वाले फेनोमेनन जो होते हैं या प्रॉपर्टीज जो होते हैं, ये बेसिकली जनरली दो टाइप से राइज होते हैं। या तो सरफेस जो है पूरा स्मूथ हो, मतलब फाइनली डिवाइडेड फॉर्म में हो। फाइनली डिवाइडेड मतलब बहुत ही स्मूथ, ठीक है। या तो सरफेस पूरा रफ हो। समझ रहे हो? उसकी की वजह से ये फेनोमेनन या प्रॉपर्टीज जो होते हैं अराइज होते हैं। या तो सरफेस जो है बहुत ही ज्यादा फाइनली डिवाइडेड फॉर्म में है, ठीक है, बहुत ही छोटा छोटा फाइन फॉर्म में है। या फिर जो सरफेस जो है वो पूरा रफ है, उसकी वजह से ही ये प्रॉपर्टीज जो होते हैं अराइज होते हैं मेनली, ठीक है। और भी रीजंस हो सकते हैं, लेकिन मेनली इन्हीं की वजह से ये प्रॉपर्टीज अराइज होता है, ठीक है। तब देखो यहाँ पे बेसिकली हम लोग जो है, ठीक है, इनके बारे में डिटेल में हम लोग को करना है, कौन कौन से प्रॉपर्टीज हो सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला प्रॉपर्टीज आएगा हमारा सरफेस प्रॉपर्टीज में, ये एड्सॉर्प्शन के बारे में पढ़ेंगे, एब्जॉर्प्शन के बारे में पढ़ेंगे। देखो यहाँ पे कंफ्यूजिंग टर्म्स है दो, एक होता है एडजॉर्प्शन, एक होता है एब्जॉर्प्शन। दोनों के बारे में हम लोग डिफरेंस पढ़ने वाले हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद कॉलॉइडल स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे, कॉलॉइड्स के बारे में डिटेल में करेंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद इमल्शंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये सब थोड़ा सा बेसिक तो तुम लोग पढ़े होगे ना, क्लास किसमें था, नाइन्थ में था शायद, कॉलॉइड्स के बारे में याद है कुछ? यस सर। कॉलॉइड्स था, उसके बाद इमल्शंस के बारे में पढ़े होगे थोड़ा बहुत। नहीं याद है कुछ भी? टाइप्स ऑफ यस सर। कॉलॉइड्स अलग अलग था, ठीक है। तो उसको हम लोग यहाँ पे डिटेल में करने वाले हैं, ठीक है। नहीं भी याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, पूरा चीज फिर से आएगा हमारा, ठीक है। उसको हम लोग डिटेल में करेंगे यहाँ पे। तो अब देखो यहाँ पे अगर सरफेस फेनोमेनन की हम लोग बात कर रहे हैं, तो जैसे मान लो कि सरफेस जो होता है जैसे इस टाइप का है, मतलब सरफेस पे जो हमारा सब्सटेंस है, अगर मान लो ये सॉलिड फेज में है, ठीक है, और अंदर जो सब्सटेंस है वो भी हमारा सॉलिड फेज में है, ठीक है। तो इसको सॉलिड यहाँ पे हम लोग बोल देंगे सॉलिड वन, सॉलिड टू, ठीक है। हो सकता है अलग अलग मटेरियल से वो बना हुआ है, ठीक है। तो ये जो बीच में होता है ना, ये कहलाता है, जो इन दोनों सॉलिड को सेपरेट कर रहा है, इस पॉइंट ऑफ सेपरेशन को हम लोग बोलते हैं इंटरफेज, ठीक है, इंटरफेज या फिर बाउंड्री। ये ध्यान रखना तुम लोग, इसमें हम लोग बोल सकते हैं इसको डिफाइन ऐसे, बहुत ज्यादा डेफिनेशंस आएगा इसमें, ठीक है। तो सारे डेफिनेशंस बहुत ही सिंपल है, सब डेफिनेशंस को नोट करते जाना। तो इसको हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि द प्लेन वेयर एनी टू फेजेस मीट, वैसा प्लेन जहां पे दो फेजेस मीट कर रहे होंगे। फेजेस मतलब समझ रहे हो ना, सॉलिड या लिक्विड या गैस, ठीक है। मेनली यही तीनों फेजेस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो जहां पे दो फेजेस आपस में मीट कर रहे होंगे, ठीक है, उसी को बोला जाता है, इज नोन एज या इज कॉल्ड इंटरफेज। दिख रहा है सबको ना स्क्रीन? यस यस सर।
ठीक है, तो यहाँ पे सॉलिड सॉलिड भी हो सकता है, या फिर एक साइड हमारा सॉलिड हो गया और दूसरे साइड जो है ये हमारा लिक्विड हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो सॉलिड और लिक्विड को जहाँ पे सॉलिड और लिक्विड आपस में सेपरेट हो रहे हैं, जो लेयर बन रहा होगा वहां पे एक दो फेजेस के सेपरेशन के बीच में, वो प्लेन को हम लोग बोलते हैं। वहां जो एक तरह से प्लेन बन रहा होगा, उस प्लेन को बोला जाता है इंटरफेस या फिर बाउंड्री, जो कि दोनों फेजेस को सेपरेट कर रहा है। ठीक है, अब एक्चुअली में ये सरफेस फेनोमेनन एक्चुअली में क्यों एराइज होते हैं? ठीक है, तो यहाँ रीजन क्या होता है, सरफेस फेनोमेनन को एराइज करने का रीजन क्या होता है? तो इसका रीजन बेसिकली होता है रेसिड्यूल फोर्सेस की वजह से। ठीक है, ये रीजन होता है रेसिड्यूल फोर्सेस, कि सरफेस पे जो है ना हर एक फेजेस में, मतलब आइदर तुम सॉलिड लो, लिक्विड लो, गैस लो, जो सरफेस पे जो एटम्स होते हैं ना, उसके सरफेस के एटम्स पे क्या होता है, एक रेसिडुअल फोर्सेस एक्ट करता है। ठीक है, रेसिडुअल फोर्सेस बोलने का मतलब क्या हुआ, कि वो फोर्सेस कहीं और से बैलेंस्ड नहीं है। ठीक है, वो फोर्सेस बैलेंस नहीं हो रहा है, तो वो नेट फोर्स एक्ट कर रहा है सरफेस के एटम्स में, जिसकी वजह से ये सरफेस फेनोमेनन अराइज होते हैं। ठीक है, हम लोग ऐसे इसको लिख सकते हैं, अभी एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पे। ठीक है, देर आर, ऐसे लिख लेना, साथ साथ ही लिखते जाना तुम लोग। स्क्रीन दिख रहा है ना सबको, अभिषेक? Yes, sir. चलो ठीक है। देर आर रेसिड्यूल फोर्सेस acting along the surfaces of solids or liquids। ठीक है, ड्यू टू these forces the surface of a solid, surface of a solid or liquid has a tendency to attract and retain molecules of other species with which it is brought into contact। ठीक है, और इसी रेसिडुअल फोर्सेस की वजह से सरफेस फेनोमेनन जो होते हैं वो ऑकर करते हैं। ठीक है, तो यही रेसिडुअल फोर्सेस की वजह से सरफेस के एटम्स क्या होते हैं, अनइवनली बैलेंस्ड होते हैं, और उनके ऊपर एक तरह से रेसिडुअल फोर्सेस एक्ट कर रहा होता है। जो रेसिडुअल फोर्सेस जो है दूसरे स्पीसीज के एटम्स के कांटेक्ट में आता है, और उस स्पीसीज के एटम्स को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक है, और अट्रैक्ट जैसे ही करेगा, तो वो जो दूसरा स्पीसीज का एटम्स है वो इसके धीरे धीरे सरफेस पे आके एक्युमुलेट होते जाएगा, और जिसकी वजह से सरफेस फेनोमेनन जो है वो अराइज होता है। ठीक है, जैसे अगर हम लोग इसको रिप्रेजेंट करना चाहें तो ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे मान लो कोई भी एक सॉलिड का सरफेस ले लिया हम लोग। ठीक है, जैसे मान लो Fe मेटल है, आयरन मेटल का सरफेस ले लिया हम लोग। ठीक है, तो आयरन मेटल का अगर सरफेस देखोगे तो ये कुछ इस तरह से होगा, ये Fe का एटम है यहाँ पे। ठीक है, एक पार्ट हम लोग एक क्रॉस सेक्शन ड्रॉ कर रहे हैं, ये सबसे सरफेस पे है। ठीक है, ये टॉप वाला है, सरफेस पे एटम्स है। इसके बाद ये नीचे ऐसे कनेक्टेड होंगे, ये हम ऐसे ही ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, क्लोजली यहाँ पूरा तो एटम्स जो है मेटल के एटम्स हैं, तो ये पूरा क्लोजली पैक्ड होता है। यस और नो, बोलो। Yes, sir. ठीक है, तो ये सारे आपस में क्या है, ऐसे स्पेरिकल एज्यूम किया जा रहा है, हम स्पेरिकली ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, जस्ट बताने का कोशिश कर रहे हैं कि ये रेसिडुअल फोर्सेस कहाँ से आता है। ठीक है, ये कुछ इस टाइप का देखो, मेट आयरन का सरफेस है ये। ठीक है, मेटालिक सरफेस है,
चलो इतना काफी है हमारे। अब देखो, ये वाला जो लेयर है हमारा, सबसे ऊपर वाला जो लेयर, ये हमारा टॉप लेयर है। ठीक है, टॉप का लेयर है, ये देखो। अब टॉप का लेयर होगा, तो टॉप के लेयर, जैसे मान लो पहले इसमें कोई अंदर वाला आइटम लेते हैं, जैसे ये वाला आइटम लेते हैं। ठीक है, ये वाला आइटम अगर हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, तो ये वाले एटम क्या होगा, इसके चारों बगल से एटम सराउंडेड होंगे या नहीं होगा। जो सेकंड वाला लेयर है, थर्ड लेयर या इनर लेयर के जितने भी एटम्स होंगे Fe के, वो चारों तरफ से एटम से सराउंडेड होगा। यस और नो। Yes, sir. और चारों तरफ से उसके अराउंड जो है Fe के ही एटम्स हैं। तो Fe के एटम्स हैं, तो चारों तरफ से जो यहाँ पे एक फोर्स इन दोनों के बीच में, इंटरमोलिकुलर फोर्स अट्रैक्शन जो लग रहा होगा, वो चारों डायरेक्शन में इक्वल लग रहे होंगे, या जितने भी डायरेक्शन से लग सकते हैं उसके ऊपर फोर्स, वो इक्वल डायरेक्शन में लग रहा होगा। इक्वल फोर्सेस लग रहे होंगे ना। Yes, sir. तो अंदर वाले जितने भी एटम्स हैं, मतलब टॉप लेयर को छोड़ के, सबसे ऊपर वाला जो लेयर है उसके एटम्स को छोड़ के, अंदर वाले जितने भी एटम्स हैं, उन सभी एटम्स पे क्या हो रहा होगा, इवनली बैलेंस्ड फोर्सेस एक्ट कर रहे होंगे चारों डायरेक्शन से। यस और नो। Yes. लेकिन यही चीज अगर टॉप के एटम, सो जो पूरा टॉप लेयर का एटम है, उसके लिए देखो, उसके लिए क्या है, उसके ऊपर तो कोई भी एटम नहीं है ना। उसके ऊपर कोई एटम है क्या? तो उसके ऊपर एटम नहीं है, तो इस पे जो फोर्सेस लग रहा होगा, टॉप के एटम पे जो फोर्सेस लग रहा होगा, वो तीन ही डायरेक्शन से लग रहा है ना। यस और नो। Yes, sir. ऊपर की वजह, ऊपर जो फोर्सेस लगना चाहिए था, वो फोर्सेस तो नहीं लग रहा है, ऊपर कोई एटम है ही नहीं उसकी वजह से। तो यही जो फ्री वैलेंसी क्रिएट होता है, जहां पे ये सिर्फ फ्री वैलेंसी कहाँ पे आ सकता है, टॉप के लेयर में ही आ सकता है फ्री वैलेंसी, क्योंकि बाकी अंदर वाले लेयर के एटम्स तो वो चारों तरफ से, वो तो एटम्स से सराउंडेड है ही, तो वहां पे अंदर के एटम्स के लिए वो फ्री वैलेंसी वैलिड होगा या नहीं, बताओ। No, sir. तो No, ये जो sir. फ्री वैलेंसी है, ये फ्री वैलेंसी किसके लिए काम करेगा, सिर्फ टॉप सरफेस पे जो एटम्स प्रेजेंट है उसके लिए काम करेगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं, ये जो वैलेंसी है यहाँ पे, ये जो अराइज हो रहा है सरफेस एटम्स की वजह से, जो वैलेंसी अराइज हो रहा है, इसके जो वैलेंसी फ्री है, इसी को बोला जाता है फ्री वैलेंसी या फिर रेसिड्यूल वैलेंसी। और इसी फ्री या रेसिड्यूल वैलेंसी की वजह से वो फोर्सेस डेवलप होता है, रेसिड्यूल फोर्सेस। तो ये क्या होता है, ये जो सरफेस के एटम्स हैं, इसके कांटेक्ट में कोई भी, मान लो दूसरा स्पीसीज का एटम्स यहाँ पे है, ठीक है, कोई भी दूसरे स्पीसीज का एटम्स है यहाँ पे, तो ये दूसरे स्पीसीज के एटम्स को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहेगा या नहीं, बताओ। क्योंकि उसका ऊपर वाला सरफेस का एटम्स जो है, उसका जो ऊपर वाला वैलेंसी है वो क्या है, फ्री वैलेंसी, फ्री फॉर्म में है। तो वो अनइवनली बैलेंस्ड है, ऊपर से उसको कोई स्पीसीज को अट्रैक्ट करना है, तभी वो जाके बैलेंस होगा। तो इसी फ्री वैलेंसी की वजह से वो क्या करता है, दूसरे स्पीसीज के एटम्स को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, इस स्पीसीज के एटम्स को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, और इसी की वजह से क्या होता है, सरफेस फेनोमेनन अराइज होता है। ये क्या होंगे, ये दूसरे स्पीसीज के एटम्स क्या होंगे, इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, और अट्रैक्ट होके वो कहाँ जमा होगा, इनिशियली कहाँ पे जमा होगा, उसके सरफेस पे। यस और नो। सबसे पहले तो अट्रैक्ट करेगा, तो सबसे पहले उस कहाँ पे एकुमुलेट होंगे वो सारे स्पीसीज के एटम्स जो आएंगे ऊपर से सरफेस पे, फिर धीरे धीरे वो नीचे जाता है, बल्क में जाता है। तो इसको हम लोग अलग अलग नाम से जानते हैं। ठीक है, एक होता है एड्सॉर्प्शन, दूसरा होता है एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। तो ये रीजन हम लोग देख रहे थे अभी, कि ये एक्चुअली सरफेस फिनोमिनन जो होता है ना, वो रीजन क्या होता है, उसको अराइज करने का रीजन क्या है। तो रीजन हम लोग देख चुके हैं, मेनली किसकी वजह से होता है, ये रेसिड्यूल फोर्सेस की वजह से। क्योंकि सरफेस पे जो एटम्स हैं, इन सभी सॉलिड या लिक्विड अगर तुम लोगे, तो उसके सरफेस पे जो एटम्स होंगे, उसके ऊपर एक रेसिडुअल फोर्सेस एक्ट कर रहा होगा। जो रेसिडुअल फोर्सेस का टेंडेंसी क्या होता है, कि वो दूसरे स्पीसीज के एटम्स को
या मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट कर सकता है अपने सरफेस पे वो अट्रैक्ट कर सकता है। ठीक है, समझ आ गया बात पूरा? Yes, sir. तो यही है पूरा रेसिडुअल फोर्सेस का कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे देखो, ये जो दूसरे स्पीसीज के एटम्स आए जो कि इसके सरफेस पे एक्युमुलेट होगा ना, इस सरफेस पे जैसे ही एक्युमुलेट होगा तो वो स्पीसीज का क्या होगा, कंसंट्रेशन जो है इसके सरफेस पे इंक्रीज हो जाएगा रादर देन कि बल्क में। शुरुआत में इनिशियली क्या होगा, उसके सरफेस पे ही तो रहेगा, वो दूसरे स्पीसीज का एटम्स इसके सरफेस पे ही रहेगा, बल्क से ज्यादा, मतलब अंदर वो ज्यादा नहीं जाएंगे और सरफेस पे उसका कंसंट्रेशन ज्यादा रहेगा। तो इस फेनोमेनन को बोला जाता है एडजॉर्प्शन। ठीक है, अभी हम लोग डिटेल में करेंगे एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में क्या डिफरेंस है, वो एक एक करके लिखाएंगे भी तुम लोगों को। तो सबसे पहले ये डेफिनेशन लिखो कि द फेनोमेनन ऑफ हायर कंसंट्रेशन of any molecular species at the surface than in the bulk of a solid or liquid is known as adsorption। ठीक है, तो ये हुआ एडजॉर्प्शन का डेफिनेशन। सबको दिख रहा है? इसमें लिक्विड को ब्रैकेट में क्यों कर दूं? क्या? हेलो, डेफिनेशन में वो लिक्विड को ब्रैकेट में क्यों लिखते हैं? हाँ मतलब सॉलिड या लिक्विड दोनों का हम ले सकते हैं ना, या ब्रैकेट में लिखो या ऑब्लिक दे के लिखो, बात बराबर है। ठीक है, ऑब्लिक ही लिख लो, तुमको कंफ्यूजन हो रहा है तो। ठीक है, अब सही है? हम्म, यस। चलो, तो फेनोमेनन ये देखो, ये जो दूसरे स्पीसीज के एटम्स या मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, तो ये ऑब्वियसली ये सरफेस के एटम्स से इसको अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये दूसरे स्पीसीज के जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये मॉलिकुलर स्पीसीज, उसका ऑब्वियसली कंसंट्रेशन कहाँ पे हाई होगा, सरफेस पे ही हाई होगा ना, रादर देन इन द बल्क ऑफ द लिक्विड या सॉलिड। मतलब बल्क ऑफ द लिक्विड या सॉलिड, जैसे इस केस में बल्क ये हुआ अंदर, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं बल्क। तो ऑब्वियसली जो मॉलिकुलर स्पीसीज अट्रैक्ट हो रहा है तो उसका कंसंट्रेशन कहाँ पे ज्यादा हाई हाई होगा बताओ, सरफेस पे, रादर देन इन द बल्क ऑफ द सॉलिड या लिक्विड। तो इसी फेनोमेनन को बोला जाता है एडजॉर्प्शन। बात समझ में आ गया? इसी फेनोमेनन को बोला जाता है एडजॉर्प्शन। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब यहाँ पे दो टर्म होता है ऑप्शन में, हम लोग बेसिकली दो टर्म यूज करते हैं। एक होता है हमारा एडजॉर्बेट, एक होता है एडजॉर्बेंट। बता सकते हो एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट क्या होगा? ये सॉल्यूट सॉल्वेंट एडसॉर्बेंट जो बल्क पे आता है और एडसॉर्बेंट जिसके बल्क पे जिसके सरफेस पे है। एडजॉर्बेट एक होता है एडजॉर्बेट और दूसरा होता है एडजॉर्बेंट। तो एडजॉर्बेट हम लोग बोलते हैं जो चीज किसी दूसरे सॉलिड या लिक्विड के ऊपर कंसंट्रेट हो रहा है। तो मतलब जिस मॉलिकुलर स्पीसीज को ये अपने सरफेस पे अट्रैक्ट कर रहा है ना, उसको हम लोग बोलते हैं एडजॉर्बेट। और जिसके सरफेस पे वो अट्रैक्शन हो रहा है, जिसके सरफेस पे, जैसे यहाँ पे क्या है, Fe के सरफेस पे ये मॉलिक्यूल से अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो Fe यहाँ पे सरफेस प्रोवाइड कर रहा है, तो जिसके सरफेस पे वो प्रोसेस हो रहा है, फेनोमेनन हो रहा है, उसको हम लोग एडजॉर्बेंट बोलते हैं। और जो सब्सटेंस आके एडजॉर्ब हो रहा है उसको हम लोग एडजॉर्बेट बोलते हैं। समझ गए बात? यस और नो? Yes, sir.
ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग कि द सब्सटेंस, इसको भी डिफाइन कर ही सकते हैं हम लोग, द मॉलिक्यूलर स्पीसीज, ठीक है, ऐसे लिख लेना, द मॉलिक्यूलर स्पीसीज और सब्सटेंस which concentrates or accumulates at the surface is termed as adsorbate। ठीक है, मतलब जिसका एक्युमुलेशन हो रहा है वो कहलाएगा एडजॉर्बेट, और जिसके सरफेस पे हो रहा है वो कहलाएगा एडजॉर्बेंट। ठीक है, तो नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारा एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेंट को डिफाइन कर सकते हैं हम लोग कि द मटेरियल, ठीक है, या सब्सटेंस ऑन द सरफेस ऑफ which the adsorption takes place is called adsorbent। ठीक है, तो ये हुआ, फटाफट लिखते जाओ इसको साथ साथ। स्क्रीन तो विजिबल है सबको? Yes. चलो ठीक है, तो इसी तरह से डेफिनेशन आएंगे, बेसिक डेफिनेशन ही है इसमें। ठीक है, थोड़ा सा लिखते जाओ, इसको समझ आ जाएगा आसानी से, इसमें कुछ वैसा नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट है, बहुत आसानी से ये सब चीज समझ आएगा। चलो लिख लिए? Yes. Yes, sir. लिख रहे हो ना सब लोग? Yes, sir. चलो ठीक है। अब तुम लोग एब्जॉर्प्शन ये टर्म पहली बार सुन रहे होगे, इससे पहले एब्जॉर्प्शन तो पढ़े होगे। एब्जॉर्प्शन ये ए बी, ठीक है, ये हुआ एब्जॉर्प्शन, ये तो पहले से पढ़े होगे तुम लोग, ये सुने होगे ना एब्जॉर्प्शन। Yes, sir. और वर्सेस अभी हम लोग एक टर्म पढ़े एडजॉर्प्शन। ठीक है, अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये बता सकते हो कोई? एब्जॉर्प्शन वर्सेस एडजॉर्प्शन, सर जो डिफरेंस। एडजेसेंट मॉलिक्यूलर स्पेस पे हो उसको बोलते हैं एडजॉर्प्शन, और जो इनर मॉलिक्यूलर स्पीसीज पे हो उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। हाँ, यहाँ पे एडजॉर्प्शन ऑलरेडी हम लोग अभी डेफिनेशन देखे इसका, कि एडजॉर्प्शन में एक्चुअली क्या है कि जो मॉलिक्यूलर स्पीसीज जो अट्रैक्ट हो रहे हैं उसका कंसंट्रेशन जो है वो सरफेस पे ज्यादा है रादर देन इन द बल्क ऑफ द सॉलिड या लिक्विड, तो इसको हम लोग एडजॉर्प्शन बोलेंगे। लेकिन एब्जॉर्प्शन में क्या होता है ना, कि वैसा फिनोमिनन है जिसमें कि वो जो मॉलिक्यूलर स्पीसीज अट्रैक्ट हो रहा है ना वो पूरा यूनिफॉर्मली मिक्स्ड हो गया, मतलब थ्रू आउट द बॉडी ऑफ द सॉलिड, मतलब जिसपे वो अट्रैक्ट हो रहा है उसके अंदर पूरा वो यूनिफॉर्मली मिक्स हो गया, तो उस फेनोमेनन को बोलते हैं हम लोग एब्जॉर्प्शन। ठीक है, अभी हम लोग डेफिनेशन लिख रहे हैं, यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस ही करके लिख लेते हैं, ऐसे टेबल बना लेना तुम लोग, एक साइड हम लोग एब्जॉर्प्शन लिखेंगे, दूसरे साइड एब्जॉर्प्शन। तो यहाँ पे ये हो गया एड्सॉर्प्शन और इधर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो एड्सॉर्प्शन में हम लोग लिख सकते हैं ये क्या है, एक सरफेस फेनोमेनन है। ठीक है, मतलब यहाँ पे इट इज ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं, फिर लिख लेना, इट इज द फेनोमेनन इन विच, फटाफट लिखते जाओ, फेनोमेनन इन विच देयर इज हाई कंसंट्रेशन ऑफ
high concentration of a substance on the surface of another substance. In comparison to the bulk of the solid or liquid. ठीक है, तो बल्क से ज्यादा कंसंट्रेशन कहाँ पे है, सरफेस पे है, तो उसको हम लोग एब्जॉर्प्शन बोलेंगे। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है ये बताओ। बल्क में ज्यादा होता है। बल्क में ज्यादा नहीं होता है, एब्जॉर्प्शन में क्या होगा, पूरा यूनिफॉर्मली मिक्स होगा। मतलब सरफेस पे ऐसा नहीं कि सरफेस पे ही सिर्फ रह जाएगा, वो पूरा अंदर तक जाएगा और अंदर पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा थ्रू आउट द बल्क ऑफ द सॉलिड या लिक्विड में। वो जो मॉलिक्यूलर स्पीसीज आ रहे हैं वो पूरा यूनिफॉर्मली मिक्स हो गया। समझ रहे हो बात, तो उसको हम लोग एब्जॉर्प्शन बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे कि इट एब्जॉर्प्शन में लिखेंगे इट इज द फेनोमेनन in which molecular species are uniformly, ठीक है, molecular species are uniformly distributed throughout the bulk of solid और liquid। समझ आ गया। तो इस फेनोमेनन को अगर वो पूरा यूनिफॉर्मली अंदर जाके पूरे यूनिफॉर्मली अगर वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है या मिक्स हो जाता है, तो उस फेनोमेनन को हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। ठीक है, लेकिन अगर वो सिर्फ सरफेस, ऐसा नहीं कि एब्जॉर्प्शन में वो अंदर नहीं जाता है, लेकिन अंदर जो बल्क में जो है वो मॉलिक्यूलर स्पीसीज का कंसेंट्रेशन क्या होगा, कम होगा एज कंपेयर टू सरफेस। समझ रहे हो बात, यस और नो, क्लियर है। Yes, sir. ठीक है, अब यहाँ पे एक और पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं। देखो एड्सॉर्प्शन एक्चुअली में क्या है, इट इज ए सरफेस फेनोमेनन है। ठीक है, इट इज ए सरफेस फेनोमेनन, मोस्टली ये सरफेस पे अकर कर रहा है। और एब्जॉर्प्शन में हम लोग क्या बोल सकते हैं बताओ, बल्क फेनोमेनन। इट इज बल्क फेनोमेनन। ठीक है, बल्क फेनोमेनन। और हम लोग क्या बोल सकते हैं बताओ, एग्जाम्पल दोनों का एक एक देख लो। ठीक है, जैसे एड्सॉर्प्शन का एग्जाम्पल, तो इसमें एग्जाम्पल आ गया सिलिका जेल, ठीक है, और प्लस H2O। सिलिका जेल और वाटर अगर कांटेक्ट में है तो ये एक्चुअली एक एड्सॉर्प्शन का एग्जाम्पल हो गया। इसमें सिलिका जेल जो है ये एक अपना सरफेस प्रोवाइड करेगा, तो ये एड्सॉर्बेंट की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, और वाटर जो है ये एड्सॉर्बेट मॉलिक्यूल की तरह एक्ट करेगा। तो इसमें देखोगे जैसे मान लो अगर हम लोग ड्रॉ करना चाहे, तो जैसे मान लो ये सिलिका जेल है, सिलिका जेल का सरफेस है इस तरह से, अंदर ये पूरा जेल है। ठीक है, सिलिका जेल है, तो यहाँ पे हम लोग एड्सॉर्प्शन शो कर रहे हैं। तो वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होगा, इसके सरफेस पे देखोगे इस तरह से एक्युमुलेट हो गया है। ठीक है, ये वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये देखोगे इसके सरफेस पे चारों तरफ से एक्युमुलेटेड है। ठीक है, यहाँ पे सिलिका जेल किसकी तरह है, ये सरफेस अपना प्रोवाइड कर रहा है, तो ये एड्सॉर्बेंट की तरह बिहेव कर रहा है, और वाटर के मॉलिक्यूल्स उसके सरफेस पे एक्युमुलेट हुए हैं तो वो एड्सॉर्बेट हो गया। ठीक है, तो ये हमारा एग्जांपल हो गया एड्सॉर्प्शन का। एब्जॉर्प्शन का एक एग्जांपल अगर हम लोग देना चाहें तो एब्जॉर्प्शन का एग्जांपल आ जाएगा CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड और प्लस H2O। तो ये कैल्शियम क्लोराइड तुम लोग पढ़े होगे, ये डेलिक्विसेंट सब्सटेंस है। डेलिक्विसेंट समझते हो, जो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है, पढ़े हो ये कोई।
हेलो, डेलिक्वेसेंट सब्सटेंस के बारे में कोई सुने हो क्या? अभिषेक, नो सर। विवेक, तुम सुने हो? नो सर। नहीं सुने हो? डेलिक्वेसेंट और हाइग्रोस्कोपिक दो सब्सटेंस होते हैं ना। डेलिक्वेसेंट सब्सटेंस क्या होता है? वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है और उसका फेस चेंज होता है, मतलब मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने के बाद उसका फेस चेंज हो जाता है, तो उस टाइप के सब्सटेंस को बोलते हैं डेलिक्वेसेंट सब्सटेंस। और एक होता है हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस, जो कि मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने के बाद अपने फेस को चेंज नहीं करता है, तो वो हाइग्रोस्कोपिक हो गया। जैसे कंसंट्रेटेड H2SO4, तो कंसंट्रेटेड H2SO4 एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है या नहीं? पढ़े हो गए या तुम लोग? यस सर। कंसंट्रेटेड H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करता है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम क्या है? मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करना। तो कॉन्क H2SO4 मॉइस्चर तो एब्जॉर्ब करेगा, मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने के बाद उसका फेस चेंज होता है क्या? वो तो पहले से लिक्विड है। यस। मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने के बाद भी लिक्विड ही रहेगा, तो उसको बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक। ठीक है, जो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने के बाद फेस चेंज नहीं करता है। और डेलिक्वेसेंट का मतलब क्या हुआ? जैसे ये है CaCl2 जो है, ये एक डेलिक्वेसेंट सब्सटेंस है। यहाँ पे ये क्या है? ये भी मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर रहा है, लेकिन मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने के बाद इसका फेस जो हो जाता है ये चेंज हो जाता है। इनिशियली ये क्या था? CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, ये क्रिस्टल के फॉर्म में रहता है, सॉलिड फॉर्म में रहेगा। मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने के बाद ये एक्वस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारा, इसको बोलते हैं हम लोग डेलिक्वेसेंट सब्सटेंस। तो यहाँ पे ये CaCl2 प्लस H2O, ये एक्चुअली एब्जॉर्प्शन है। एब्जॉर्प्शन अगर शो कर रहा है तो यहाँ पे जैसे मान लो ये CaCl2 का है सरफेस, तो वाटर मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा? इसके पूरा अंदर तक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ना, या सरफेस पे ही रहेगा सिर्फ? ये बताओ। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो तो जाएगा। पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बल्क। इस CaCl2 के पूरे बल्क के अंदर जो है वाटर जो है पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। तो इस टाइप के फेनोमेनन को हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। ठीक है, फटाफट इसको नोट करो। समझ आ रहा है बात या नहीं? यस सर, आ रहा। चलो जल्दी जल्दी लिखते जाओ। ठीक है, लिख लिया यहाँ तक? यस सर। चलो एक और यहाँ पे डिफरेंस है इसका, ठीक है, कि एड्सॉर्प्शन फेनोमेनन जो होता है ना, इनिशियली जब एड्सॉर्प्शन होगा तो वो इनिशियली जब स्टार्ट होगा तो ये इसका रेट जो होता है ना बहुत ही रैपिड होता है, बहुत ही फास्ट होता है, और धीरे धीरे इसका रेट जो होता है स्लो होते जाता है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि एड्सॉर्प्शन इज रैपिड इन द बिगनिंग and its rate becomes slow till equilibrium is attained। जब तक इक्विलिब्रियम अटेन नहीं हो जाता है उसके बाद इक्विलिब्रियम, मतलब इनिशियली तो ये बहुत ही फास्ट रेट से स्टार्ट होता है एड्सॉर्प्शन, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे ये इक्विलिब्रियम अचीव करते जाता है तो इक्विलिब्रियम अचीव करने की तरफ जैसे ही बढ़ता है तो उसका रेट जो हो जाता है वो स्लो हो जाता है। और एक बार इक्विलिब्रियम अचीव कर लेगा तो उसका रेट क्या हो जाएगा? रेट इक्वल हो जाएगा ना, उसका रेट कांस्टेंट हो जाएगा, एक ही रेट से वो चलता रहेगा। समझ रहे हो बात? इक्विलिब्रियम में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो एड्सॉर्प्शन जब भी स्टार्ट होगा तो
स्टार्टिंग में उसका इनिशियली जैसे ही स्टार्ट होता है प्रोसेस, तो रेट जो होता है बहुत ही फास्ट होता है, धीरे धीरे वो रेट स्लो होते जाएगा। कब तक स्लो होगा? जब तक वो इक्विलिब्रियम अटेन नहीं कर लेता है। लेकिन एब्जॉर्प्शन में क्या होता है बताओ? एब्जॉर्प्शन का रेट जो होता है यूनिफॉर्म रेट से ऑकर करता है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन, ये ध्यान रखना, अकर्स एट ए यूनिफॉर्म रेट, ठीक है। एक स्टडी रेट या यूनिफॉर्म रेट पे ये ऑकर करता है पूरा, थ्रू आउट द पूरा प्रोसेस जो है इसका रेट यूनिफॉर्म रहेगा। नहीं लिख रहे हो? लिख लिए? यस सर। लिख लिया सर। चलो इतना लिख लियो, बताओ जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। यस यस सर। कृष्णा, कृष्णा नहीं कर रहा है क्लास। आदित्य, यस सर लिख रहे हो? यस सर चलो ठीक है। तब डिफरेंस क्लियर हो गया ना एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन के बीच में? यस सर। यस सर। ठीक है। चलो कुछ कुछ केसेस में क्या होता है ना, एब्जॉर्प्शन और एड्सॉर्प्शन दोनों हो जाते हैं, ठीक है। कुछ कुछ केसेस में देखा गया है कि एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों हो रहे हैं। तो उस केस में क्या होता है, उस केस में एक स्पेशल टर्म हम लोग यूज करते हैं, सॉर्प्शन बोल देते हैं उसको, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लिख दे रहे हैं हम कि इन सम केसेस adsorption and absorption take place simultaneously, ठीक है। एक साथ दोनों प्रोसेस हो रहा होता है साइमल्टेनियसली, ठीक है। और उसमें डिफरेंशिएट कर पाना मुश्किल हो पाता है, मतलब अगर दोनों साइमल्टेनियसली हो रहे हैं तो हम लोग ये डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं कि एब्जॉर्प्शन का एक्सटेंट कितना है और एड्सॉर्प्शन का एक्सटेंट कितना है, मतलब कितने मॉलिक्यूलर स्पीसीज जो है वो सरफेस पे हैं और कितना जो है वो पूरा यूनिफॉर्मली अंदर चला गया है। तो वो मेजर करना डिफिकल्ट हो जाता है इस केसेस में, अगर दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली हो रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, स्पेशल टर्म यूज करते हैं। उस टर्म को क्या बोलते हैं हम लोग? द टर्म सॉर्प्शन, ठीक है। सिर्फ सॉर्प्शन बोला जाता है, सॉर्प्शन इज यूज्ड इन सच केसेस, ठीक है। तो सॉर्प्शन अगर बोला जाए तो सॉर्प्शन का मतलब क्या हुआ कि बोथ एब्जॉर्प्शन एंड एड्सॉर्प्शन अकर साइमल्टेनियसली, इसको बोलते हैं सॉर्प्शन, ठीक है। एक और टर्म होता है डीसॉर्प्शन। डीसॉर्प्शन क्या होगा बताओ? डीसॉर्प्शन दोनों में से कोई नहीं होता। ये एक्चुअली रिवर्स ऑफ सॉर्प्शन होता है, ठीक है। सॉर्प्शन का जस्ट रिवर्स। तो एक्चुअली सॉर्प्शन में क्या हो रहा है, एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों हो रहा है। अब देखो एब्जॉर्प्शन होने के लिए सबसे पहले एड्सॉर्प्शन तो होना पड़ेगा, तभी तो, जैसे कोई भी मॉलिक्यूलर स्पीसीज जो है सबसे पहले तो सरफेस पे ही आएगा ना, उसके बाद ही तो अंदर जाएगा। ये बताओ, समझ Yes. रहे हो हम क्या क्या बोलना चाह रहे हैं? जैसे सरफेस फेनोमेनन दोनों है, ठीक है। मतलब एब्जॉर्प्शन एक्चुअली क्या है, एब्जॉर्प्शन में अंदर यूनिफॉर्मली मिक्स होगा, लेकिन अंदर जाने से पहले तो सरफेस पे ही आएगा ना सबसे पहले, यस और नो? Yes, sir. ठीक है। तो डिसऑर्प्शन क्या है? ये सॉर्प्शन जो है जिसमें एब्जॉर्प्शन और एड्सॉर्प्शन दोनों साइमल्टेनियसली अकर कर रहे हैं, इसका जस्ट उल्टा है। मतलब यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि द रिमूवल ऑफ adsorbed substance फ्रॉम ए सरफेस। किसी सरफेस से हम लोग एड्सॉर्ब सब्सटेंस का क्या कर रहे हैं, रिमूवल कर रहे हैं, उससे पूरा दूर कर रहे हैं, ठीक है, इज नोन एज डिसॉर्प्शन।
ठीक है, ये ध्यान रखना। या फिर इसको हम लोग रिवर्स ऑब्सॉर्प्शन भी बोल सकते हैं, रिवर्स ऑब्सॉर्प्शन। समझ आ गया डिसऑर्प्शन क्या होता है? एड्सॉर्ब सब्सटेंस Yes, को sir. अगर हम लोग किसी के सरफेस से अगर हम लोग पूरा कंप्लीटली रिमूव कर रहे हैं तो उस फेनोमेनन को बोला जाता है, या उस प्रोसेस के लिए टर्म यूज किया जाता है डिसऑर्प्शन। फटाफट लिखते जाना तुम लोग। एक और एग्जांपल जैसे हम यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है, एब्जॉर्प्शन का अगर तुमसे एग्जांपल पूछा जाए एब्जॉर्प्शन का, ठीक है, यहाँ पे देखो एग्जांपल एक दे रहा है। सिर्फ अगर एब्जॉर्प्शन बोला जाए तो यहाँ पे NH3 अमोनिया गैस और प्लस वाटर, ये एक्चुअली एब्जॉर्प्शन का केस हो गया। अगर तुमसे एडजॉर्प्शन का एग्जांपल पूछा जाए, ठीक है, तो ये अमोनिया गैस, NH3 गैस और प्लस चारकोल का अगर सरफेस लेंगे तो यहाँ पे देखोगे चारकोल के सरफेस पे अमोनिया गैस जाके एडजॉर्ब होता है, तो ये एडजॉर्प्शन हो गया। और सॉर्प्शन का अगर एग्जांपल पूछा जाए जहां पे कि एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन दोनों साइमल्टेनियसली हो रहा है, तो इसका एग्जांपल एक बोल सकते हैं हम लोग डाई प्लस कॉटन फाइबर। तो किसी कॉटन फाइबर में अगर डाई लगाते हैं हम लोग, ठीक है, डाई समझते हैं ना, वो कलर्ड सब्सटेंस जो अप्लाई किया जाता है, Yes. तो वो एक्चुअली जो है डाई प्लस कॉटन फाइबर, ये एक्चुअली सॉर्प्शन का है कि वहां पे एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों साइमल्टेनियसली अकर करते हैं, तो ये सॉर्प्शन का एग्जांपल हो गया। ठीक है, तो एक एक एग्जांपल भी इसका ध्यान रखो। ठीक है, लिख लिए यहां तक? संजीव यस सर। लिख रहे हो? यस सर। यहां तक हो गया? यस सर। चलो, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ एड्सॉर्प्शन, कितने टाइप्स के एड्सॉर्प्शन हो सकते हैं। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पे एक और ऐड कर लो कि एट द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है, जब इक्विलिब्रियम, ये पूरा प्रोसेस इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाएगा, ठीक है, व्हेन इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। अब इक्विलिब्रियम कौन कौन से दो प्रोसेस में हो रहा है यहाँ पे? एक तरफ है हमारा एड्सॉर्प्शन और दूसरे तरफ है डिसऑर्प्शन। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम जब पहुंच जाएगा ना, तो रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन जो होता है, रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन इज इक्वल टू क्या होगा? रेट ऑफ डिसऑर्प्शन। ठीक है, दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली हो रहे होते हैं, इन दोनों इक्विलिब्रियम जैसे ही पहुंच जाएगा तो उन दोनों का रेट क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाता है। जैसे इक्विलिब्रियम पे पढ़े होगे ना कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, यही होता है ना, दोनों के रेट जो हो जाते हैं वो इक्वल हो जाते हैं इक्विलिब्रियम पे। तो उसी तरह एड्सॉर्प्शन और डिसऑर्प्शन, ये दोनों क्या है? अपोजिंग टेंडेंसीज है ना, यस और नो? एक अगर फॉरवर्ड मूव करेगा तो दूसरा क्या है? बैकवर्ड डायरेक्शन में चलेगा। Yes, समझ sir. रहे हो बात? तो इक्विलिब्रियम जैसे ही इक्विलिब्रियम अटेन करेगा, इवन इक्विलिब्रियम इज रिलीज्ड नहीं है, इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। ठीक है, तो उस समय हम लोग बोल सकते हैं कि रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन वो किसके इक्वल हो गया? रेट ऑफ डिसऑर्प्शन के इक्वल हो गया। ठीक है, चलो, अब हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन। टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन, तो अभी बेसिकली सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं हम लोग, ये ऑन द बेसिस ऑफ कंसेंट्रेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो कंसेंट्रेशन के बेसिस पे, कंसेंट्रेशन ऑफ एड्सॉर्बेट, इसके बेसिस पे दो टाइप के एड्सॉर्प्शन हम लोग बोल सकते हैं। एक होता है पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन और दूसरा होता है नेगेटिव एड्सॉर्प्शन। ठीक है, एक होता है यहाँ पे, ये जो पहला क्लासिफिकेशन हम लोग कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंसेंट्रेशन कर रहे हैं। ठीक है,
कंसेंट्रेशन ऑफ एड्सॉर्बेट के बेसिस पे ये डिफाइन किया गया है। तो पहला हो गया हमारा पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन और दूसरा हो गया नेगेटिव एड्सॉर्प्शन। तो अगर पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन को डिफाइन करना हो, ठीक है, तो डेफिनेशन लिखेंगे तुम लोग को आसानी से समझ में आ जाएगा। हम लोग बोल सकते हैं कि इफ द कंसंट्रेशन ऑफ adsorbate is more on the surface of the adsorbent than in the bulk, ठीक है, than in the bulk। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन है। एड्सॉर्प्शन का तो यही डेफिनेशन है ना कि अगर कंसंट्रेशन एड्सॉर्बेट का सरफेस पे ज्यादा होगा एड्सॉर्बेंट के रादर देन बल्क, उस एड्सॉर्बेंट के बल्क से ज्यादा कहाँ होगा कंसंट्रेशन एड्सॉर्बेट का, उसके सरफेस पे होगा। तो इस टाइप के एड्सॉर्प्शन को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन, ठीक है, जो नॉर्मली हमारा एड्सॉर्प्शन का डेफिनेशन है, तो ये पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन है। एग्जाम्पल जैसे इसमें कॉन्सेंट्रेटेड KCl प्लस ब्लड चारकोल, ठीक है, ब्लड चारकोल, ये हमारा पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन हो गया। नेगेटिव एड्सॉर्प्शन को कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग, ये बता सकते हो? नेगेटिव एड्सॉर्प्शन कैसे डिफाइन होगा, कोई भी बताओ। हेलो सर इसमें कंसंट्रेशन ऑफ एब्सॉर्बेट शायद कम। कंसंट्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, इसी का जस्ट उल्टा हो गया ना, पॉजिटिव का जस्ट उल्टा हो गया। क्या आएगा बताओ, नेगेटिव एड्सॉर्प्शन। सिर्फ बल्क में कंसंट्रेशन ज्यादा ऑफ होता है। एब्जॉर्बेंट प्लेस होगा ऑन द सरफेस ऑफ द हाँ। एड्सॉर्बेंट। ठीक है, तो एड्सॉर्बेट का कंसंट्रेशन क्या हो गया, वो सरफेस पे लेस होगा एड्सॉर्बेंट के और बल्क में ज्यादा हो गया, ठीक है। तो उस टाइप वो जस्ट क्या हो गया, वो नेगेटिवली एड्सॉर्ब हम लोग उसको बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि अगर पूरा यूनिफॉर्मली मिक्स हो गया, अगर पूरा यूनिफॉर्म मिक्सिंग हो जाएगा तो वो प्रोसेस क्या कहला जाएगा, वो तो एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। समझ रहे हो ना, यहाँ पे हम लोग एब्जॉर्प्शन का बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि इफ द कंसंट्रेशन, ठीक है, ऐसे लिख रहे हैं, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ adsorbate is less on the surface of the adsorbent than in the bulk, ठीक है, बल्क में जितना है उससे कम है सरफेस पे, तो इसको हम लोग नेगेटिव एड्सॉर्प्शन बोलते हैं। तो नेगेटिव एड्सॉर्प्शन, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, डाइल्यूट KCl, ठीक है, डाइल्यूट पोटेशियम क्लोराइड प्लस ब्लड चारकोल। ब्लड चारकोल तुम लोग सुने हो क्या होता है? नो सर। नहीं सुने हो ब्लड चारकोल? एनिमल चारकोल ये सुने हो? एनिमल चारकोल, ब्लड चारकोल ये नहीं सुने हो? ब्लड चारकोल एक्चुअली क्या है ना, ये ब्लड को इवापोरेट करके बनाया जाता है, ठीक है। जैसे ये कार्बन का तो चारकोल के बारे में सुने होंगे, जो यूज किया जाता है चारकोल यस सर। Yes, sir. रोड के कंस्ट्रक्शन में, वो कोल टार टाइप का होता है ना, यस सर। उसी तरह ब्लड चारकोल होता है। ब्लड चारकोल जो है ब्लड को एवापोरेट करके वो बनाया जाता है, ठीक है, मतलब वो ब्लड को जो है इवापोरेट कराया जाता है पोटेशियम कार्बन के साथ भी, तो इवापोरेट करने से और भी कुछ कुछ केमिकल्स उसमें मिक्स होते हैं, ठीक है, तो उससे ब्लड चारकोल का फॉर्मेशन होता है। तो ये एग्जांपल बस एक ध्यान रखना, कंसंट्रेटेड KCl और ब्लड चारकोल अगर यूज करोगे तो ये एक तरह से ये पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन का एग्जांपल हो गया, ठीक है। और वहीं अगर डाइल्यूट KCl तुम ले लोगे और ब्लड चारकोल, तो ये क्या हो गया, नेगेटिव एड्सॉर्प्शन, ठीक है। यहाँ पे
ब्लड चारकोल जो है ये हमारा एड्सॉर्बेंट है, ये सरफेस प्रोवाइड करेगा चारकोल वाला, और कंसंट्रेटेड केसीएल जो है ये एड्सॉर्बेट मॉलिक्यूल्स की तरह काम कर रहा है। यहाँ पे एड्सॉर्बेट कंसंट्रेटेड केसीएल और सेकंड केस में डाइल्यूट केसीएल। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब यहाँ पे एक पॉइंट नोट करके लिखना, ठीक है। तो पहला जो क्लासिफिकेशन था हमारा ये ऑन द बेसिस ऑफ कंसेंट्रेशन है। कंसेंट्रेशन ऑफ एड्सॉर्बेट जो है वो कहाँ पे ज्यादा है, सरफेस में ज्यादा है या फिर बल्क में ज्यादा है। तो उसके बेसिस पे दो टाइप के एड्सॉर्प्शन आ गए, एक पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन और दूसरा हो गया हमारा नेगेटिव एड्सॉर्प्शन। अब यहाँ पे एक पॉइंट हमको लिखना है कि ये नोट करके लिख लेना, स्टेट ऑफ द एड्सॉर्बेंट, स्टेट ऑफ द एड्सॉर्बेंट मॉलिक्यूल on the surface may be quite different from that in the bulk. फॉर एग्जाम्पल ये समझ रहे हो, मतलब एड्सॉर्बेंट मॉलिक्यूल का जो स्टेट होता है, फेज जिसको हम लोग बोलते हैं, वो सरफेस पे हो सकता है कि सरफेस पे जो सरफेस के एटम्स के जो फेज है उसके, वो हो सकता है कि वो डिफरेंट फेज में हो, और अंदर बल्क में जो फेज है वो डिफरेंट हो। ठीक है, जरूरी नहीं है कि सरफेस और बल्क में जरूरी नहीं है कि हमेशा जो है सेम फेज में रहेंगे, वो डिफरेंट भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ऑक्सीजन का है, एक एग्जाम्पल है हमारे पास कि ऑक्सीजन एग्जिस्ट एट, या ऑक्सीजन एग्जिस्ट एज O2 इन द बल्क। ठीक है, ऑक्सीजन जो है O2 की तरह एग्जिस्ट करता है बल्क में, वेयर एज एट द सरफेस इट में एग्जिस्ट एज, ठीक है, ये O2 माइनस या फिर O2 प्लस या फिर O सिंपली O हो गया या O माइनस हो गया, ठीक है, एटसेट्रा ऑन द सरफेस। तो ये बोलने का मतलब है कि उसके जो फॉर्म्स है ना, एड्सॉर्बेंट मॉलिक्यूल के जो फॉर्म्स हैं, वो हो सकता है कि सरफेस पे डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा हो और बल्क में वो डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा हो। ठीक है, वो पॉसिबिलिटी है। जैसे हमारे पास ये एग्जांपल है कि ऑक्सीजन का अगर तुम लोगे, तो ऑक्सीजन के केस में हम लोग ये देखा गया है कि बल्क में तो वो O2 मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लेकिन सरफेस पे जब उसके मॉलिक्यूल को ऑब्जर्व किया गया तो वो अपने प्योर मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं था। ठीक है, वो O2 प्लस O2 माइनस ये इस तरह से आयोनिक फॉर्म में आ गया था। तो ये भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है, कि एड्सॉर्बेंट मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो अलग अलग फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकते हैं, सरफेस पे और बल्क में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब एक और क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, उस क्लासिफिकेशन को नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे। ठीक है, वो क्लासिफिकेशन जो है वो बेस्ड है किस पे, कि एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में किस टाइप के फोर्सेस एक्ट करते हैं। उस फोर्सेस की वजह से दो टाइप्स के एड्सॉर्प्शन अराइज होते हैं, एक होता है फिजिकल एड्सॉर्प्शन, दूसरा होता है केमिकल एड्सॉर्प्शन। उसको डिटेल में हम लोग अगले क्लास में करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पे ये बताना, ये जो एड्सॉर्प्शन है हमारा, ये एक्चुअली एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। एड्सॉर्प्शन क्या है? एड्सॉर्प्शन इज ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ठीक है, अब अगर ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है तो इसका डेल्टा जी क्या होना चाहिए? गिब्स फ्री एनर्जी बताओ तो, लेस देन 0 या ग्रेटर देन 0? बोलो, हेलो लेस देन, अभिषेक, आवाज आ रहा है? लेस देन 0। ठीक है, ये प्रोसेस जो है पूरा पूरा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है तो हमको पता है, एक रिलेशन थर्मोडायनेमिक्स में पढ़े हम लोग, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है, अब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है तो ये डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव। ठीक है, अब डेल्टा जी को नेगेटिव कौन कराएगा बताओ?
यहाँ पे एंथैल्पी कराएगा या एंट्रोपी कराएगा? क्या होता है यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स क्या होगा? अगर ये डिसाइडिंग फैक्टर क्या होता है बताओ। अब यहाँ पे देखो टेम्परेचर तो ऑलरेडी हमारा हमको पता है कि टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर तो पॉजिटिव वैल्यू। यहाँ पे डेल्टा एस क्या होगा? एड्सॉर्प्शन होने के बाद डेल्टा एस, ये चेंज इन एंट्रोपी जो होता है, ये क्या होने वाला है? ये पॉजिटिव होने वाला है या नेगेटिव होने वाला है? बता सकते हो? एंट्रोपी एक्चुअली क्या होता है कि डिग्री ऑफ रैंडमनेस, ठीक है, मेजर ऑफ डिग्री ऑफ रैंडमनेस को बोलते हैं हम लोग एंट्रोपी। तो जैसे ही एड्सॉर्प्शन होगा, एड्सॉर्प्शन होने के बाद रैंडमनेस क्या होगा? बढ़ता है या रैंडमनेस घट जाएगा? ये बताओ तो कोई भी। एड्सॉर्प्शन होने के बाद रैंडमनेस क्या होगा? बढ़ेगा या घटेगा? विवेक बताओ। सर बढ़ेगा। रैंडमनेस बढ़ेगा कि घट जाएगा? देखो पहले घट जाएगा ना, क्योंकि पहले जो है वो एक्चुअली यहाँ पे एड्सॉर्प्शन में क्या हो रहा है, एक तरह से फोर्स, नया फोर्सेस ही तो डेवलप हो रहा है एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में। समझ रहे हो बात? पहले क्या था, एड्सॉर्बेट ये पूरा फ्री था और ये एड्सॉर्बेंट ये भी फ्री था, ठीक है। अब जैसे ही एड्सॉर्प्शन होगा तो एड्सॉर्प्शन होने में इन दोनों के बीच में क्या होगा, एक फोर्सेस डेवलप हो रहा है या नहीं? एक तरह से इंटरैक्शन हो रहा है ना एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में। यस और नो? बोलो। एक तरह से इंटरैक्शन ही डेवलप हो रहा है ना। और Yes. ये इंटरैक्शन अगर डेवलप होगा, फोर्स अगर डेवलप हो रहा है इन दोनों के बीच में, तो इसकी वजह से एंट्रोपी इन दोनों का क्या होगा? एंट्रोपी, एड्सॉर्प्शन होने के बाद एंट्रोपी क्या हो जाएगा? घट जाएगा ना एंट्रोपी। रैंडमनेस घटेगा या नहीं? ये बताओ। अब पहले जैसे ये फ्रीली मूव कर सकते थे, वैसे फ्रीली मूव कर पाएगा क्या ये दोनों? ये बताओ। No sir. नो। अगर फ्रीली मूव नहीं कर पा रहा है तो इसका रैंडमनेस क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। तो ये पता है कि डेल्टा एस जो है ये चेंज इन एंट्रोपी बताता है। तो डेल्टा एस ये तो हमारा नेगेटिव होने वाला है। डेल्टा एस मतलब एंट्रोपी डिक्रीजेस, ये तो हमको पता है। तो हम लोग चेंज इन एंट्रोपी अगर निकालेंगे तो वो डेल्टा एस का वैल्यू क्या आने वाला है? नेगेटिव आने वाला है। तो डेल्टा एस तो नेगेटिव है और आगे हमारा माइनस साइन है। टेम्परेचर तो पॉजिटिव रहेगा और डेल्टा एस नेगेटिव है, ये हमको पता है। तो ये माइनस इंटू माइनस, ये पूरा टर्म ओवरऑल क्या होने वाला है? ये तो पॉजिटिव हो गया। इधर वाला पूरा टर्म माइनस इंटू माइनस ये पॉजिटिव होने वाला है ना। यस और नो? Yes sir. तो अब अगर डेल्टा जी को नेगेटिव करना है, तो डेल्टा जी को नेगेटिव करना है तो वो किसके वैल्यू पे डिपेंड करेगा? बताओ। डेल्टा एच के वैल्यू पे डिपेंड करेगा। यस और नो? Yes sir. तो एक्चुअली में यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि द डिसाइडिंग फैक्टर, यहाँ पे ये जो एड्सॉर्प्शन प्रोसेस है ये स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं? स्पॉन्टेनियस होने के लिए डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए। अब स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं होगा वो किसके वैल्यू से डिसाइड होगा? डेल्टा एच के वैल्यू से, चेंज इन एंथैल्पी। यही डिसाइडिंग फैक्टर होगा कि एड्सॉर्प्शन प्रोसेस जो है वो हमारा स्पॉन्टेनियस होगा या नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। उसको डिसाइड कौन करेगा? एंट्रोपी या एंथैल्पी? बताओ। Enthalpy. एंथैल्पी। तो हम लोग बोल सकते हैं कि द डिसाइडिंग फैक्टर विच मेक्स adsorption spontaneous is change in enthalpy, ठीक है, change in enthalpy डेल्टा एच। क्योंकि अगर डेल्टा जी को नेगेटिव होना है तो डेल्टा जी को नेगेटिव होने के लिए डेल्टा एच का वैल्यू जो होना चाहिए ना, ये बहुत ज्यादा हाईली नेगेटिव होना चाहिए। ये इसके पॉजिटिव वैल्यू से ज्यादा होना चाहिए नेगेटिव में, तभी तो ओवरऑल डेल्टा जी नेगेटिव हो पाएगा। समझ रहे हो बात? और ओवरऑल डेल्टा जी नेगेटिव होगा तो जो हमारा एड्सॉर्प्शन प्रोसेस है वो स्पॉन्टेनियस होगा। तो इस एड्सॉर्प्शन प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस कराने में जो डिसाइडिंग फैक्टर होता है वो डिसाइडिंग फैक्टर कौन होता है? चेंज इन एंथैल्पी। एंथैल्पी जो है ये डिसाइडिंग फैक्टर होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा हो गया थर्मोडायनामिक्स ऑफ, हम लोग बोल सकते हैं, एड्सॉर्प्शन। ये भी पूछा जा सकता है
कि एडजॉर्प्शन को स्पॉन्टेनियस करने में डिसाइडिंग फैक्टर कौन सा हो सकता है, चेंज इन एंथैल्पी या चेंज इन एंट्रोपी? बताओ क्या होगा, एंथैल्पी या एंट्रोपी? कौन सा डिसाइडिंग फैक्टर होगा यहाँ पे? एंथैल्पी। एंथैल्पी। ठीक है, चलो तो इतना बात समझ में आ गया। यस सर। तो आज हम लोग एक टाइप का क्लासिफिकेशन किए हैं एडजॉर्प्शन का, नेक्स्ट क्लास में हम लोग दूसरा क्लासिफिकेशन करेंगे। ये क्लासिफिकेशन किसके ऊपर बेस्ड होगा? ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ फोर्सेस एग्जिस्टिंग बिटवीन एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट, मतलब किस टाइप के फोर्सेस इन दोनों के बीच में डेवलप हो रहा है, उसके बेसिस पर दो टाइप्स के एडजॉर्प्शन हम लोग डिटेल में करेंगे। एक होता है फिजिकल एडजॉर्प्शन, दूसरा होता है केमिकल एडजॉर्प्शन। तो वो हम लोग अगले क्लास में उसको डिस्कस करते हैं। तो आज के लिए इतना ही है। तुम लोग एनसीईआरटी से प्लीज एक बार रीडिंग, जहां तक हम बताए हैं, एक बार एनसीईआरटी से इसको रीड कर लेना एक बार, ठीक है? एक बार लाइन बाय लाइन इसको रीड करना इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हो बात? यस सर। समझ तो आ ही गया होगा, इसमें ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत डिफिकल्ट चीज हम लोग पढ़ रहे हैं, बेस सिंपल सा ही चीज है ना, समझ में तो आ ही रहा होगा। एक बार एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन रीड कर लेना, ठीक है? कुछ अगर पॉइंट्स मिस हो गया होगा तो वहां से तुम्हारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है? रीड करना इंपॉर्टेंट है वो, क्योंकि पूरा थियोरेटिकल चैप्टर है, तो जितने भी थियोरेटिकल चैप्टर है एनसीईआरटी से रीड करना मस्ट है। तो एक बार तुम लोग इसको कर, जहां तक बताए हैं उतना ही करना, ठीक है? फिर आगे जैसे जैसे चैप्टर प्रोसीड होगा उसके बाद आगे करना। ये मुश्किल से दो पेज में होगा, 2 या 3 पेज में, देख लेना एक बार, ठीक है? सर कुछ पूछना है। हाँ बोलो। सर वो जो एफई वाला बताए थे, एफई मेटल हाँ, वाला बोलो। अरेंजमेंट, उसमें टॉप मोस्ट लेयर में फ्री वैलेंसी है, लेकिन नीचे जहाँ पे बल्क बताया है वहां भी तो कॉर्नर पे फ्री वैलेंसीज हम लोग को मिल ही रहा है। कॉर्नर पे ये एक क्रॉस सेक्शन हम ड्रॉ किए है ना, यहाँ पे ये एंड थोड़ी हो गया है, बात समझ रहे हो? यस सर। यहाँ पे एंड थोड़ी ना हुआ है, इधर तो एटम, हम पूरा एटम्स तो नहीं दिखा सकते हैं ना यहाँ पे। अब जैसे मान लो, अरे यार, जैसे ये एफई का, ये एक मान लो ये हम लोग ब्लॉक ले लिए एफई का, तो ये सरफेस तो पूरा हो गया ना, ये पूरा सरफेस हो गया, समझ रहे हो बात? यस सर। तो यहाँ पे तो सिर्फ ये हम लोग टॉप सरफेस का बात कर रहे थे। इधर इधर अगर कंसिडर करोगे तो ये सरफेस हो गया, नीचे वाला कंसिडर करोगे तो ये सरफेस हो गया, ये कंसिडर करोगे तो इधर सरफेस हो गया। ऐसा थोड़ी है, जैसे मान लो ये आयरन ब्लॉक है, एफई का ब्लॉक ले लिए, तो इस पे अगर एड्सॉर्प्शन होगा तो ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ यहीं पे एड्सॉर्बेट के मॉलिक्यूल आके एड्सॉर्ब होंगे, सिर्फ इसी सरफेस पे थोड़ी होगा, इधर भी तो होगा ना, ये सरफेस पे भी तो होगा, यस सर। इधर भी तो होगा, समझ रहे हो बात? इधर भी तो होगा, यस और नो? यस सर। यहाँ पे तो जस्ट हम एक एक्सप्लेन किए हैं कि रेसिडुअल फोर्सेस वहां पे हम लोग इस, जैसे इस ये वाले टॉप सरफेस पे हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, उसी तरह इधर साइड वाले सरफेस पे इधर भी होगा, इधर भी होगा, समझ रहे हो? वो सरफेस जितना होगा वो पूरे सरफेस पे तो वो ऑकर कर रहा होगा ना एड्सॉर्प्शन। क्लियर है? यस सर क्लियर है। चलो, और कुछ किसी को पूछना है? बोलो। आदित्य, No, sir. आदित्य, खुशी, यस सर। पूछना है कुछ? नो सर। चलो ठीक है, फिर तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं। तुम लोग एनसीईआरटी से प्लीज एक बार रीड कर लेना जितना हम बताए हैं, उसके बाद हम लोग अगले क्लास में बाकी डिस्कस करते हैं, ठीक है? विवेक, कुछ पूछना है? सर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का डाउट सेशन पूरा हो गया है। कल तो हम रखे थे, कल तो कोई आया ही नहीं। सर कल नेटवर्क खराब था, ज्वाइन नहीं कर पाए। सर संडे को तो नेक्स्ट वीक में रख दीजिए ना। हाँ ठीक है, हम एक क्लास लगा देते हैं उसका, क्योंकि कल हम रखे थे और बहुत कम, एक या दो लोग ही डाउट पूछ रहे थे, वो लोग भी पूरा कंप्लीट नहीं बनाए थे, ठीक सर है? नेक्स्ट वीक में रख दीजिए, क्योंकि संडे को तो एग्जाम है। अच्छा चलो ठीक है, हम देख लेते हैं वो टाइम,
तब तक तुम पूरा बना लो, हम बोल रहे हैं पूरा बना लो, एक जगह कलेक्ट कर लो, हम लगाएंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, ठीक है। तो देखते Yes. हैं मोस्ट प्रोबेबली इस वीक में किसी दिन फ्री मिलता है। सैटरडे को फ्री है क्या? ठीक है, वो हम देख लेंगे, ठीक है, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग हम वो लगा देंगे क्लास एक, ठीक है। Yes sir. चलो, Thank you sir. लेकिन तुम ठीक है पूरा कंप्लीट कर लो, सब एक जगह कलेक्ट करके रखो, ठीक सर है, हो एक ही ही दिन गया सारा। बस, मतलब प्रीवियस ईयर में कुछ क्वेश्चन बचा है। ठीक है, बना लो जितना बन रहा है। तो ठीक है, हम इस वीक में ट्राई करते हैं एक क्लास सैटरडे या संडे को एडजस्ट करने का। ओके सर। चलो ठीक है, ठीक है, फिर एंड कर रहे हैं। Thank you, sir. चलो, थैंक यू। थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू।